बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की मजमूई कीमत 458 रुपये हो गई है। 55 रुपये का लेवी का इजाफा किया गया। 105 पे थी, 160 पर आ गई है। हुकूमत ने ये इजाफा क्यों किया, किस तरह से ये जस्टिफाइबल है? IMF से हमने निगोसिएशन की, हम वीक ग्राउंड्स पे क्यों थे, ये भी आज सवाल उठाएंगे। आवाम जो है वो रोना रो रही है, महंगाई बढ़ जाएगी और एक दफ़ा पाकिस्तान में कीमतें बढ़ जाएं तो वापस आने का नाम नहीं लेती हैं। क्या कुछ किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? मुख्तलिफ रिलीफ स्कीम्स जो हैं अनाउंस की गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्लामाबाद के अंदर फ्री कर दिया गया है, सब्सिडी दी जा रही है, टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जा रही हैं खसूसन मुतवसत तबके को, लेकिन उसका कम्युनिकेशन और जो तरीक़ाकार है वो बड़ा पेचीदा बना दिया गया है। ये सारी बातें आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ये भी बताएंगे माशी मैदान में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। पाकिस्तान जो है उनसे जो लोन मांगे हुए थे मुख्तलिफ ममालिक से, हमने वो लोग वापस मांग रहे हैं हमसे। क्या कुछ करेंगे हम माशी मास पर, ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, माहिर मईशत। हमें ज्वाइन किया खाकान नजीब साहब ने, माहिर मईशत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हारून साहब, आप क्या देखते हैं जिस तरह से मईशत की सूरत हाल है? पेट्रोल में लेवी में इजाफा किया गया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, एक बड़ा बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? जी, ये जो इजाफा है ये ग्रेजुअल होता तो बेहतर रहता। पहले पिछले हफ्ते वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत एब्जॉर्ब करेगी, एंड मोस्ट ऑफ अस न्यू कि हुकूमत के लिए इसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल है फिजिकल प्रेशर्स में। अब इंटरनेशनल सूरत हाल रिमेन्स अनसर्टन, ऑयल प्राइसेस वेरी कर रही हैं, लेकिन जो हमारे पेट्रोल की प्राइस है उसने हमें खत्ते में खासा अनकम्पेटिटिव कर दिया है, क्योंकि हाईएस्ट बेसिकली रेट्स जो हैं खत्ते में इस वक्त पेट्रोल के वो पाकिस्तान में चले आ रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी के ऊपर जैसे आपने कहा है तकरीबन 161 के आसपास चली गई है। सो हुकूमत उसके थ्रू टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। मेरा हिसाब से जो पॉलिसी मेकर के पास चॉइसेस थी वो तीन चॉइसेस थी। नंबर वन, कि वो पेट्रोलियम लेवी को ना बढ़ाते और उसके थ्रू हुकूमत अपना हिस्सा डालती कुछ माह के लिए ताकि प्रेशर कम आता। सेकंड, आप कंज्यूमर को पास ऑन करते, क्योंकि कंज्यूमर नीड्स टू सेक्रीफाइस एंड चेंज द वे ऑफ लाइफ, डिपेंडेंस अपनी डिमांड कम करते। और तीसरा इसके अंदर जो एक एंगल दिखाई देता है कि वो ओवरऑल मैनेजमेंट है कि आप अपने एनर्जी सेक्टर के अंदर कैसे इसको एफिशिएंटली मैनेज करें ताकि हमारा इन्हिसार इंपोर्ट्स पर एटलीस्ट अगले 5-6 माह के लिए थोड़ा बहुत कम किया जा सके। लेकिन हुकूमत ने ऑप्ट किया कि जैसे मैं तो बड़ा ड्रास्टिक एक्स्ट्रॉर्डनरी सूरत हाल है, हमें 2000 सीसी और उससे बड़े जितनी गाड़ियां हैं उनको बैन कर देना चाहिए अगले 6-8 माह के लिए, ताकि आपकी डिमांड कंट्रोल की जा सके। जहां तक ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का इजाफा है, दैट्स ड्रिवन बाय कि हमारे एफपीआर के जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं फिस्कल, वो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। और आईएमएफ का तो एक हमने एग्री किया हुआ है, आपके पास चॉइस है। आप आईएमएफ के साथ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक केस बनाएं कि वॉर का इम्पैक्ट इतना है, इतनी कॉस्ट है, एंड यू शुड ट्राई एंड डिफर सम ऑफ द ट्रिगर्स। So लेकिन अगर what you are trying to say, there is incompetence on the behalf of government. इट इज इनअप्रोप्रिएट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, रिएक्टिव है। पहले पॉपुलिस्ट था कि जी हम नहीं करेंगे, अब रिएक्टिव है क्योंकि उन्होंने देखा कि अचानक उनका गैप्स बढ़ गए हैं तो उन्होंने ये इजाफा किया है। ठीक। लेकिन इसके जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ओवरऑल लोगों पर, गुर्बत पर, कंजम्पशन पावर पर, इन्फ्लेशन पर, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पर, इन सब चीजों के ऊपर हुकूमत को की सेक्टर मार्केट प्लेस को, अवाम को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था। ये जो एब्रप्ट अनाउंसमेंट्स होती हैं ये ज्यादा अनसर्टेनिटी और पैनिक क्रिएट करती हैं। खाकान साहब, आप क्या देखते हैं? 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी, अब आप नहीं समझते कि बहुत ज्यादा है? और दूसरा, ऑयल प्राइसेस ज्यादा हुई हैं। इट्स द टाइम कि जब गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि खुद क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। 160 रुपए लेवी को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे हम? तो लेट्स बी क्लियर, 160 रुपए लेवी है, उसमें 24 रुपए ये भी ऐड करें जो इंपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी है, सो ये 184 हो गया।
₹2.5 इसमें एक और कार्बन लेवी है, वो भी ऐड कर लें तो ये 186 के करीब है जो इस वक्त पेट्रोल पे चार्ज हो रहा है। एक वजह पीडीएल बढ़ाने की जो समझ आती है वो ये है कि जीरो कर दिया पीडीएल इन्होंने किस पे, जो आपका डीजल है, क्योंकि डीजल हार्वेस्टिंग में यूज होना है, डीजल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैरी करता है, सो इसकी जस्टिफिकेशन ये होगी। अच्छा, पर उस पर फिर भी ₹36 इंपोर्ट ड्यूटी है, ₹2.5 कार्बन लेवी है, सो 38.5 वहां कैरी हो रहा है। ये देखिए ना, दो चीजें बिल्कुल अयां हो गई हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग जो है वो इन दी एंड क्वालिटी ऑफ एचआर जो है पब्लिक सेक्टर की, ये आज की नहीं पिछले 30 सालों की, ये इस वक्त अयां हो रही है इन द काइंड ऑफ हिट्स दैट द कंट्री हैज टू टेक। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आपने पाकिस्तान की ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन रखी होती, incomes of wealth, agriculture income, capital gains on real estate, the direct taxation on the wholesale and retail sector, तो आपको 1468 अरब रुपए, नोट दैट फिगर, 1468 बिलियन रुपीज, ये तकरीबन हाईएस्ट अमाउंट है जो पीडीएल में इस दफा लेके जाना है हमने, और ये जो कि फंड के साथ कंफर्म हुआ है इसलिए पेट्रोल को कम नहीं कर सकते। सो ये एक लॉन्ग टर्म जो चीज है वो यहां पे अक्कासी करिए। आगे चलिए, आपने फ्रेट कहां कैरी किया? आपने फ्रेट कैरी किया नेशनल हाईवेज पे। आपको किसने नहीं ये समझाया था कि 85% फ्रेट आज भी कैरी हो रहा है ऑन द नेशनल हाईवेज ऑफ पाकिस्तान। दुनिया भर की एफिशिएंट मूवमेंट कहां होती है? ऑन द रेल्स ऑफ दैट कंट्री। हमने मूव ही नहीं किया उसको, और रेल एक सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा रहा जो कि आज भी 100 अरब रुपया लेगा हमारे बजट से, बट फ्रेट 85% फॉसिल फ्यूल्स पे एनर्जी डिपेंडेंस इंटरनेशनली कैरी हो रहा होगा। और बताऊं आपको, आपने एनर्जी को जो कैरी किया वो पाइपलाइंस की बजाय आज भी कहां कैरी किया? हाईवेज पे कैरी किया। फिर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी वो क्या होनी चाहिए थी आपको, कि आप पाकिस्तान में सोलर तो 25% अगर इस वक्त ना होता तो सेवियर ना होता कोई आपका, 25% वहां से आ रहा है, वरना तो आप बहुत डिपेंडेंट होते। आपने एलएनजी और इंपोर्टेड कोल पे किया। सो व्हाट वाज योर लॉन्ग टर्म चॉइस? थर कोल, पनबिजली घर, सूरज, बहुत विंड के कॉरिडोर्स हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते थे, पर आपने 90 की दिहाई के आईपीपीज आज भी उसको पे कर रहे हैं। दिस इज वेयर यू कम टू। और आखिरी बात, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आपको कैरी करने चाहिए थे 60 दिन के, ये कोविड के बाद डिसाइड हो गया था। द डे वी वेंट इनटू द वॉर वी हैड 28 डेज ऑफ रिजर्व्स दैट द कंट्री हैव। इस वक्त जब बात कर रहा हूं 23 दिन के रिजर्व्स हैं डीजल के। अब आ जाइए कि ये तो लॉन्ग टर्म, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जो शॉर्ट टर्म में इशू आया ना, इट इज द फॉलोइंग, नोट दिस नंबर डाउन। 19% मार्च में 19% ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल बढ़ गई है कंपेयर टू लास्ट मार्च। 13% एचएसटी और पेट्रोल ऑन दी एवरेज ज्यादा बिका है मार्च में कंपेयर टू फरवरी। द प्राइसिंग सिग्नल ऑफ 55 रुपीज, डिमांड कंप्रेशन मेजर्स, energy efficiency measures were not enough for us to change the behavior of the public sector, the private sector, the people of Pakistan, the leaderships, the corporate, कि हम अपनी खपत को ड्रॉप करते, बिकॉज कम्युनिकेशन शायद ये हो रही थी कि बिकॉज ऑफ आवर गुड फॉरेन डिप्लोमेसी तेल मिल रहा है। तेल मिल नहीं रहा था, तेल उस प्राइस पे मिल रहा था जो पाकिस्तान का ना बैलेंस ऑफ पेमेंट अब्जॉर्ब करना चाहिए था, और ना ही आज जो $65 का तेल था, ये जो कीमत बढ़ी है वो $130 का पेट्रोल है जो हमने खरीदा है, दुबई प्लाट्स की कीमत है। जो $65 का डीजल था प्री कॉन्फ्लिक्ट, वो $230 में खरीदा है। सो आई थिंक ये जो मिसमैच था उसकी वजह से और ग्रेजुअल राइज ना होने की वजह से हमने एक एब्रप्ट राइज देखा है। और तीसरी चीज ये हुई, ये भी याद रखिए, जब हम कहते हैं ना कि हमने ऑस्टेरिटी किया है, द 100 बिलियन रुपीज दैट वी सेव ऑन PSDP, the development budget, is the money that should have gone to DASU. That's fine. वो कट नहीं हुआ, वो मौखर हुआ है, एंड फ्रॉम योर टैक्स मनी 110 नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा। हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए हैं। लास्टली एक कर लें कि अब टारगेटेड सब्सिडी रिजीम पे मूव कर गई है, वो किसानों को भी जा रही है, मोटर बाइक्स वालों को भी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जा रही है। मैं टारगेटेड पे आऊंगा, इसका मैकेनिज्म भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि हुकूमत ने ये जो एब्रप्ट किया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। वजीर आजम साहब जो हैं वो अपेयर हुए, उन्होंने कहा कि हमने बोझ खुद बर्दाश्त किया, हमने 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी, और उसके बाद फिर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी और इतनी बढ़ानी थी तो फिर अपने वुजरा को आगे कर दिया कि आप बता दें, अनाउंस कर दें, और एब्रप्ट वो पैनिक एक सूरत हाल हो गई। कल पेट्रोल पंप्स पे भी हमने जो देखी, हुकूमत की पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है हारून शरीफ साहब? एक तो ये, फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के हवाले से
बड़े प्लान्स हैं, हुकूमत कंसल्टेशन भी करती है, आप जैसे लोगों से मशवरे भी लेती है, क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाता? हमेशा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, लेकिन जब एक ऐसा टाइम जो कि टेस्टिंग टाइम्स होता है, आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे आपकी बातें हो रही होती हैं, तो ऐसे टाइम्स में हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है? हाउ डू यू इवेल्युएट? जी, हमारी हुकूमतों की पहली बात तो ये है कि एज सच पॉलिसी नहीं होती, रिएक्टिव डिक्टेट्स होती हैं कि अब हम फंस गए हैं, हमने ये करना है। पॉलिसी दो चीजों से ड्राइव होती है पाकिस्तान में, एक पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो एक्सपर्ट्स हैं कि आप पूछते हैं, कंसल्ट करते हैं, ये सब वैसी बातें हैं, एक्सपर्ट्स की बातों को कोई संजीदगी से नहीं लेता है। अब अगर आप इसको देखिए तो एज सच वी डोंट हैव एनी कंसिस्टेंट पॉलिसी, बी इट इंडस्ट्रियल पॉलिसी या एनर्जी पॉलिसी या ग्रोथ पॉलिसी एज ए होल। हमारे छोटे छोटे सेक्टोरल है कि इसको ये इंसेंटिव दे दें, इसको ये पास ऑन कर दें। तो हमें बहुत संजीदगी से सोचना है कि हमारा कंपटीशन दुनिया में बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान को इस वक्त कंपेटिटिवनेस की तरफ पॉलिसीज बनानी है, और एनर्जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है। तो उसका आपने मिक्स कहाँ लेकर जाना है, ऑल्टरनेट सोर्सेज कहाँ से लाने हैं, डिमांड को कैसे कंप्रेस करना है, ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ कैसे जाना है, ये काम दुनिया में इस तरह होते हैं कि आप बेस्ट पॉसिबल माइंड्स को लाते हैं, ना सिर्फ उनको स्पेस देते हैं बल्कि उनकी बात पर अमल किया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को बुलाते हैं कंसल्टेंट्स को और पेपर लिखवा के फेंक देते हैं तो फिर उसके नतायज हमारे सामने हैं। हमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफिकल्ट टाइम है पाकिस्तान पे खित्ते की सूरत हाल का। हमें ये मैसेजिंग और कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन लोगों से करनी है कि देखिए हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप भी कीजिए, लेट्स मेक फ्यूचर में कैसे हमने सस्टेन करना है, पास्ट को छोड़ दीजिए, लेट्स मूव ऑन। लेकिन ये जो तरीका है पॉलिसी मेकिंग का, दैट नीड्स टू बी रीडिफाइंड, फिर आप आगे चल पाएंगे। ठीक, खाकान साहब, डिसीजंस जो हैं जब लिए जाते हैं, कंसल्टेशन जाती है, उसको साइड पे डाल दिया जाता है, डिसीजंस फिर जब लिए जाते हैं उससे नुकसान होता है मुल्क को। अब अगर फिस्कल डेफिसिट का ही देख लें, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी आपने बढ़ाया, फिर आईएमएफ से जो आपने निगोशिएट करना था वो प्रॉपर तरीके से आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं निगोशिएट कर पाए, जिसके नतीजे में आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ा, एब्रप्ट जो है ये चार्जेस बढ़ाने पड़े। आइंदा तो फिर अभी ये तो जंग जारी है, फ्यूल ने तो आपके इंक्रीज होना है, क्या करेगी हुकूमत और क्या सीखे हुकूमत ने? So let's think this through, right? Let's take energy for example. मैंने हमेशा कहा कि एनर्जी का, आपने ये जो पूछा ना पॉलिसी साजी का, मतलब अगर आप कहें 90 की दिहाई में 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न गलत था, फिर उसको कैरी करते रहे, वो गलत था, फिर सीपैक में कई हमने गारंटीज करके चीज खड़ी की, उसमें भी सुखम थे, सोलर पॉलिसी में सुखम थे। तो आपने ये तो रियलाइज किया ना कि दी पॉलिसीज दैट वीव कैरिड, हमने इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग नहीं की। दैट वाज द बिगेस्ट फ्लॉ इन द होल पॉलिसी फ्रेमवर्क, आज भी है। सो आपको प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए ना। देखिए, ये सिर्फ कंसल्टेंट्स को बुला लेना या पढ़े लिखे लोगों को या अपने सेक्टर एक्सपर्ट्स को बुला लेना, आपको यू हैव टू गेट द बेस्ट सेक्टर एक्सपर्ट्स, पुट देम इन पोजीशंस ऑफ लीडरशिप। इकोनॉमिस्ट्स हैव टू रन द इकोनॉमी, राइट? आई मीन, इसमें तो कोई दो आरा नहीं ना हो सकती। एनर्जी सेक्टर स्पेशलिस्ट हैव टू रन द एनर्जी मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ये जब तक इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं ना आएगा, the national regulators have to be very, very trained, whether it's the energy sector, whether it's the other sectors. They have to be very, very trained in that area. They can't be a set of generalists where we have that. And then you give those people responsibility and targets from the leadership कि क्या आपने पूरे करने हैं, and then people move with it. यही मॉडल है कामयाबी का। पर हम अगर अब भी समझते हैं कि हम जब तक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की पूरी एक लीडरशिप नहीं क्रिएट करेंगे, हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नेपरा और ओगरा को मिला के, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर नहीं बनाएंगे, जब तक डिस्कोस को प्राइवेट सेक्टर तहवील में नहीं देंगे ताकि वो कंपेटिटिव मार्केट डायनामिक्स पे आए, और जब तक एनटीडीसी को व्हीलिंग और ये सब कुछ को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में नहीं लेके जाएंगे। अभी इतने बड़े चेंजेस हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान हैज फाउंड इट हार्ड टू डू द मेजर स्ट्रक्चरल वर्क्स इन पाकिस्तान। कीमत बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता। कीमत बढ़ाना तो बहुत आसान काम है, बिकॉज आप बोझ शिफ्ट कर देते हैं। असल काम तो वो हैं जो हमने अभी आपके सामने रखे हैं। इसी तरह हमें किसी ने रोका तो नहीं है ना कि हम ये सारे काम जो हैं
आईएमएफ तो कुछ भी नहीं कहता। आईएमएफ ने तो कभी नहीं कहा कि आप प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं बना सकते। किसने कहा ये कहती है आईएमएफ? आईएमएफ पाकिस्तान में बिजली की जो कीमतें हैं उनका तयन भी नहीं करता। वो तो स्टेट लेके जाती है अपने डिस्कोर्स के थ्रू नेपरा के पास कि बिजली की कीमत का क्या तयन होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई एंड टेक द ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम आल्सो ऑन अस। प्रोग्राम निगोशिएशन, 11 लोग आते हैं यार आईएमएफ के, वो 10-11 लोग जो है हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, हमारी तरह की पीएचडी की है, हमारी तरह ही आज भी जिस तरह हम मुल्कों को एडवाइस करते हैं वो भी वही करते हैं। यू नीड टू पुट द सेम काइंड ऑफ टीम टुगेदर, डू योर ओन होम मॉडलिंग। मुझे पता है कि वो एक कौन सा इकोनॉमी का मॉडल रन कर रहे हैं, वो मॉडल हम भी रन कर लें, उनके साथ निगोशिएट कर लें ऑन अ ब्रॉडर सेट ऑफ टैक्सेशन। आप पीडीएल को कम कर सकते हैं, हम उनके साथ रन कर लें कि हम सर्कुलर डेट को कैसे ये आपने हमारी प्रोग्राम में कहा था कि ये जो है बेहतर तरीके से निगोशिएट हो, जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ हो, प्लान के साथ हो, तो ये आईएमएफ मानता है, आईएमएफ अंडरस्टैंड करता है। लेकिन ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया गया, आप क्या समझते हैं कि ये पुअरली मैनेज है? निगोशिएशन किस तरह की हुई है, क्या उसका रिजल्ट निकला है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आईएमएफ का जो एंगेजमेंट है ना, जो इस वक्त है, उसमें एक तो हमें जो इस वक्त के इमीडिएट लॉसेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो खबरें हमने पढ़ी हैं उसमें यह है कि शायद अथॉरिटीज ने फील किया कि ऐसे कोई नहीं होगा बड़े लॉसेस, ऐसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होगी, इन सब के इफेक्ट आएंगे। तो ये सब मॉडल करके आईएमएफ के पास जाना चाहिए। नंबर 1, टैक्सेस जो मार्च में थोड़ी 180 की कमी है, उसमें ऑब्वियसली फर्टिलाइजर कम हुआ, इंपोर्ट कम हुई, सो उसकी कंप्रेशन के लिए भी फंड के पास जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड से ये डिस्कस करना चाहिए कि सुपर टैक्स को किस तरह कम करना है हमने, और बहुत सी चीजें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं प्रोग्राम में। हमने जीएसटी का हुजम ब्रॉडन करके कैसे कम करना है, हमने कैसे पीआईटी पर्सनल इनकम टैक्स को चेंज करना है, विद होल्डिंग रिजीम, इन सब को एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कैसे करने हैं। ये है मॉडल जो अगले 2 साल में इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगेन, दिस इज ऑल होमवर्क done at home and then gone to the IMF for negotiation. आप दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हुकूमत से जो सवालात बनते हैं उनसे करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा।